हेलो फ्रेंड्स, 2011 में हुए अन्ना आंदोलन के बाद 2014 में भ्रष्टाचार के मुद्दे के खिलाफ चुनाव लड़कर सत्ता में आई नरेंद्र मोदी की सरकार ने चुनाव जीतने के बाद से ही देश को तमाम स्लोगन दिए। अपने आप को करप्शन फ्री बताने के लिए मोदी जी ने जहां पहले न खाता हूं न खाने दूंगा का नारा दिया, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा, तो कभी उन्होंने विपक्ष में मौजूद भ्रष्टाचारियों का एक्सरे अपने पास होने की बात कही। इन भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का एक्सरे अब मोदी करेगा। बार बार अलग स्लोगन और इससे संबंधित बड़े बड़े हेडलाइन टीवी और अखबारों में देखकर जहां बीजेपी ने देश भर में ये छवि बनाई कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, उनकी सरकार में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है और उनकी सरकार एक साफ सुथरी सरकार है, तो वहीं इस पार्टी की सच्चाई सुप्रीम कोर्ट में तब खुली जब पता चला कि कैसे पूरे सिस्टमैटिक तरीके से 3000 करोड़ रुपए का घोटाला महाराष्ट्र की सरकार करने जा रही थी और सिर्फ अदालत की वजह से इसे रोका गया। 2G घोटाला, CWG घोटाला, कोलगेट घोटाला जैसे तमाम कथित घोटालों पर दिन रात चीख कर बात करने वाली गोदी मीडिया ने इस 3000 करोड़ रुपए वाले बीजेपी सरकार के सिस्टमेटिक घोटाले पर एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रसिद्ध कंपनी L&T की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका के चलते महाराष्ट्र की जनता के 3000 करोड़ रुपए बचाए गए, जिसे मोदी जी के करीबी रहे एक कंपनी को टेंडर के जरिए देने की पूरी तैयारी चल रही थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मलिक फरीदी और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल खबरें एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि कैसे बीजेपी ने अपनी छवि भ्रष्टाचार मुक्त होने की बनाए रखी है, तो वहीं आगे समझते हैं कि कैसे प्रसिद्ध कंपनी लार्सन एंड टर्बो, जिसे L&T के नाम से भी जाना जाता है, उनकी ओर से अदालत में चली एक बैटल ने बीजेपी के भ्रष्टाचार मुक्त होने के दावे को तार तार कर दिया। इस खबर से दोस्तों आप ये भी समझ पाएंगे कि मोदी राज में कैसे जो भ्रष्टाचार है वो टॉप लेवल से सिस्टम के भीतर से ही किया जा रहा है। दोस्तों, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 2024 में, जब मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MMRDA की ओर से दो अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए टेंडर किए जाते हैं। एक जो प्रोजेक्ट होता है उसकी कीमत होती है 6000 करोड़ रुपए और ये एक एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट होता है जो मुंबई से सटे थाने के फाउंटेन होटल जंक्शन से भयंदर तक जाने वाले प्रोजेक्ट होता है। दूसरा प्रोजेक्ट होता है, उसकी कीमत होती है 8000 करोड़ रुपए। ये एक रोड टनल प्रोजेक्ट होता है जो थाने के गैमुख से फाउंटेन होटल जंक्शन तक का रोड टनल प्रोजेक्ट होता है। यानी इन दोनों प्रोजेक्ट की कीमत होती है लगभग 14000 करोड़ रुपए के लिए। इन दोनों प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत आने वाली MMRDA ने 2024 में टेंडर जारी किए, जिसके लिए L&T के साथ ही और 4 कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग की। हालांकि ऐसा लगता है कि पहले से ही MMRDA की ओर से कथित मैच फिक्सिंग की गई थी, क्योंकि शुरुआती स्टेज में ही MMRDA ने L&T की ओर से लगाई गई बोली को अवैध ठहराते हुए L&T को इस टेंडर प्रक्रिया से डिस्क्वालीफाई कर दिया शुरुआती स्टेज में ही। हैरानी की बात यह है कि MMRDA ने L&T को डिस्क्वालीफाई किए जाने की जानकारी भी नहीं दी और बाद में उन्होंने जो दोनों प्रोजेक्ट है जिसकी कीमत 14000 करोड़ रुपए है उसे मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दे दिया। दोस्तों, यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि आखिर ये मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का इतिहास क्या है। याद कीजिए दर्शकों, अगर आपको याद करें तो याद आएगा कि ये वही कंपनी है जिसमें 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 966 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने वाली ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थी और अपने 966 करोड़ रुपए वाले चंदे में से इस कंपनी सबसे ज्यादा चंदा 585 रुपए करोड़ के बीजेपी को दिया था, 195 करोड़ रुपए का चंदा BRS को दिया था और 85 करोड़ DMK को दिया था। इसके साथ ही तब यह भी खुलासा हुआ था कि इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड तब खरीदकर इन पार्टियों को दिए थे जब इस कंपनी को कई नई प्रोजेक्ट्स के टेंडर मिले। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड जहां अपने आप में सबसे बड़ा घोटाला है, तो वहीं इसके जरिए जिस कंपनी से बीजेपी को 585 करोड़ रुपए का चंदा चुनावी साल में मिला था, उस कंपनी को MMRDA की मुंबई ने 14000 करोड़ रुपए के इन दोनों प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए थे। अब आप कहेंगे इसमें गलत क्या है, इन्होंने बिडिंग की और इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। लेकिन अब आगे आपको मैं बताता हूं कि घोटाला जो होने वाला था, जिसके कथित घोटाला आप कह सकते हैं, वो कैसे किया जा रहा है। दरअसल L&T को डिस्क्वालीफाइड करने की जानकारी तक नहीं देने के विरोध में L&T ने 20 मई 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
और उन्होंने मेघा इंजीनियरिंग को दिए गए इस कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जहां एल&टी की दलील को मानने से इनकार कर दिया, तो वहीं एल&टी ने इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और दर्शकों, यहीं पर आता है वो महत्वपूर्ण मोड़, वो बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं। वो कथित घोटाला जो होने जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट में एल&टी की ओर से जो एफिडेविट दी गई, उसमें एल&टी ने बताया कि उनकी बिडिंग की तुलना में मेघा इंजीनियरिंग ने 3100 करोड़ की बिडिंग ज्यादा की थी। लेकिन इसके बावजूद एमएमआरडीए ने ये कॉन्ट्रैक्ट मेगा इंजीनियरिंग को दिया। यहाँ पर दर्शकों, आपको ये समझने की जरूरत है कि जब भी सरकार की ओर से कोई प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी किया जाता है, तो ये टेंडर उसे दिया जाता है जिसकी बोली सबसे कम हो, क्योंकि टैक्स मनी से, ये आपके और मेरे टैक्स से ये प्रोजेक्ट बनते हैं, तो सरकार की कोशिश होती है कि कम से कम टैक्स का पैसा खर्च हो और एक अच्छा सा प्रोजेक्ट तैयार हो जाए। और यही जो कोशिश है हर एक सरकार की, हर एक इंस्टीट्यूशन की होती है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। एल&टी की तुलना में मेगा इंजीनियरिंग ने 3100 करोड़ रुपए की ज्यादा बिडिंग की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद भी एमएमआरडीए ने पहले अपने आप को बचाव करने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि एल&टी को डिस्क्वालीफाई करने की उनके पास वाजिब कारण मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर अदालत की दलील महत्वपूर्ण साबित हुई। अदालत ने कहा कि जिस कंपनी को केंद्र की सरकार ने सेंट्रल विस्टा जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बनाने के लिए चुना, वो कंपनी क्या मुंबई के इन प्रोजेक्ट के टेंडरिंग प्रोसेस को भी पास नहीं कर पा रही है? क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? इसके बाद अदालत ने एमएमआरडीए को ये चेतावनी भी दी दर्शकों कि या तो एमएमआरडी इस प्रोजेक्ट की टेंडरिंग करे या फिर अदालत को यह फैसला देना होगा। दोस्तों, फिर क्या था? अदालत की ओर से लगाई गई फटकार के बाद मामले की अगली सुनवाई के दौरान एमएमआरडीए ने यह ऐलान कर दिया कि पब्लिक इंटरेस्ट में वो इन दोनों टेंडर को रद्द कर रही है और जल्द ही इस प्रोजेक्ट की रीटेंडरिंग की जाएगी। सोचिए कहा क्या गया। पब्लिक इंटरेस्ट में ये कह रहे हैं कि ये गिरे तो भी टांग ऊपर वाली परिस्थिति है एमएमआरडी के लिए, जब अदालत में ये पहले भी साफ हो चुका है कि इन प्रोजेक्ट के लिए जो ज्यादा पैसा खर्च कर रहा था उसे आप ये टेंडर दे रहे थे। एक प्रसिद्ध कंपनी को पहले आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया। एक तरीके से ये कथित मैच फिक्सिंग की तरह नजर आ रहा है। पहले ही एल&टी को आप डिस्क्वालीफाई कर मेगा इंडस्ट्री को ये पूरा प्रोजेक्ट दे रहे थे, जिसने 3100 करोड़ की बिडिंग एल&टी की तुलना में ज्यादा की थी। तो फिर आप ये पब्लिक इंटरेस्ट में कैसे कर रहे हैं? यानी पहले आप चोरी करें फिर सीना जोरी करें। ये वही वाला जो मुहावरा है वो यहाँ पर फिट बैठता है। दोस्तों, अदालत की ओर से टिप्पणी और एमएमआरडीए के रीटेंडरिंग करने के ऐलान से ये साफ हो जाता है कि एमएमआरडीए ने इस मामले में जनता के टैक्स के 3000 करोड़ रुपए को स्वाहा होने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर 3000 करोड़ रुपए ज्यादा हमारे खर्च हो रहे हैं। सोचिए उस 3000 करोड़ से कितने हॉस्पिटल, स्कूल बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो एक कंपनी को देने की कोशिश की जा रही थी। अदालत की वजह से ये रुक गया। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कैसे सिस्टम के जरिए भ्रष्टाचार बीजेपी शासित राज्य में किया जाता है। चंदा दो धंधा लो नामक को बीजेपी का स्कीम है, उसका इस्तेमाल किया जाता है अपने कर्मियों को एक तरीके से फेवर करने के लिए, जो इस मामले से साफ होता है। ऐसे ही कुछ हमने पहले भी मुंबई में देखा है, जब अडानी को धारावी पूर्ण विकास के नाम पर पूरी की पूरी मुंबई की जमीन दी गई और सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। दोस्तों, ये शायद पिछले हफ्ते की सबसे बड़ी खबर थी, लेकिन क्या आपने किसी भी न्यूज़ चैनल पर इस खबर को देखा? इस खबर की कवरेज को छोड़िए, दिन रात भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार को सत्ता में लाने वाले चैनलों ने क्या इस मुद्दे को अपने टिकर पर भी चलाया? इसका जवाब आप पाएंगे नहीं। दोस्तों, अब आपको वही दिखाया जाता है जो साहब दिखाना चाहते हैं, वही सुनाया जाता है जो साहब सुनाना चाहते हैं। जब साहब चाहते हैं कि आपके मन में ये छवि बने कि भ्रष्टाचार केवल विपक्ष का काम है, सरकार तो साफ छवि वालों की है, तो मीडिया लग जाती है आपको दिन रात यही सब बताने में। लेकिन ना जाने 3000 करोड़ जैसे ये सिस्टमेटिक स्कैम और कितने प्रोजेक्ट में देश भर में चल रहे होंगे जिसके बारे में आपको या मुझे जानकारी तक नहीं है। एमएमआरडीए चेयरमैन जो है वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है, और ये जो दोनों प्रोजेक्ट भी आ रहे थे ये उसी थाने जिले में आ रहे थे जहां से एकनाथ शिंदे आते हैं। आखिर दर्शकों, यहाँ पर सवाल यह है कि इस 3000 करोड़ का फायदा किन किन लोगों में बांटने में जा रहा था? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या आप 3000 करोड़ को, जो हमारे टैक्स के, हमारे मेहनत के पैसे हैं, उसे स्वाहा नहीं कर रहे थे? ये किस तरह का टेंडरिंग प्रोसेस था? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? दर्शकों, ये महत्वपूर्ण सवाल है। याद करिए, अजीत पवार, अशोक चौहान, छगन भुजबल जैसे तमाम लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप जिस बीजेपी के नेता लगा रहे थे,
अब इन्हीं नेताओं के साथ वो कांधे से कांधा मिलाकर महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं। अब इन पर लगाए हुए सारे दाग मानो धुल गए हैं। इनके जितने पाप थे वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाते ही खत्म हो गए। अब तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई वाले इनका शायद पता भी भूल गए होंगे। ये एजेंसीज केवल उन्हीं के पीछे लगी हुई है जो अब भी विपक्ष में है और सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं। इसीलिए अगली बार दर्शकों, जब आपसे कोई भ्रष्टाचार पर बात करे और ये कहे कि बीजेपी या उनकी सहयोगी पार्टियां बेदाग है, तो आप उन्हें ये रिपोर्ट दिखाइएगा। अब केवल नेता नहीं, पूरा सिस्टम मिलकर जनता के पैसों पर ऐश कर रहा है, क्योंकि इन्हें पता है कि मीडिया में कोई नहीं है जो इनका पर्दाफाश करेगा। लेकिन दोस्तों, अंत में सच बाहर आ ही जाता है। भले ही मोदी जी कितने भी स्लोगन बनाकर चीख कर अपने रैली में इसका जिक्र क्यों ना करें। यहाँ पर MMRDA और सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह से वहाँ पर ये पूरी लीगल बैटल लड़ी गई, उसकी वजह से महाराष्ट्र की जनता के 3000 करोड़ रुपए बच गए। अगली बार आप सवाल पूछिएगा इन टेंडरिंग प्रोसेस से अपने नेताओं से, चाहे वो बीजेपी के हो, एकनाथ शिंदे की शिवसेना से हो, अजीत पवार के एनसीपी से हो, कि भाई आप हमारे 3000 करोड़ क्यों सुहा करना चाह रहे थे। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का कि MMRDA ने पब्लिक इंटरेस्ट में इन टेंडर्स को रीटेंडरिंग करने की बात कही, नहीं तो 3000 करोड़ रुपए सुहा हो जाते। खास तौर पर उन्हें जाता जिसे चंदा मिलता है भारतीय जनता पार्टी को, कम से कम इलेक्टोरल बॉन्ड से। ये साफ हो गया। दर्शकों, ये एक पूरी तरह से सिस्टमेटिक करप्शन करने की कोशिश की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के बाद रोका गया, लेकिन इसका जिक्र कहीं नहीं हो रहा है। आप मुझे बताएं, 2G स्कैम को लेकर दिन रात बात करते थे, उस स्कैम में और इस स्कैम में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? दरअसल 2G, CWG जितने स्कैम हो रहे थे, उनके नेताओं के बारे में तो सबूत भी नहीं मिले। यहाँ पर तो सबूत LNT को पेश करना पड़ा, सोचिए। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद रीटेंडरिंग हो गई, वरना ये कितना बड़ा मामला हो जाता, ये शायद आपको और मुझे पता भी नहीं चलता। अब भी इसके बारे में जनता को जानकारी नहीं है, इसीलिए हमें लगा इस वीडियो को करना चाहिए, आपको बताना चाहिए कैसे सिस्टम मिलकर, मोदी जी भले ही ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाला बात करे, उनके सिस्टम मिलकर किस तरह से काम करता है। जो दागी नेता होते हैं, जिन पर इसी बीजेपी लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, वो इनके पास आके उनके कपड़े धुल जाते हैं, वॉशिंग मशीन मोदी में साफ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये विपक्ष पर ही भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हैं। आज आपको इस वीडियो में हमने सबूत के साथ बताया कि कैसे सिस्टमेटिक भ्रष्टाचार करने की कम से कम कोशिश की जा रही थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दर्शकों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें और उन्हें भी बताएं क्या कुछ हो रहा है हमारे देश में, जिसके बारे में गोदी मीडिया रिपोर्ट तक नहीं कर रही है। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लगातार करते आए हैं। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया दोस्तों, मेरा नाम है मलिक फरीदी।